नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे अल्पसंख्यकों की तरफ कांग्रेस का हाथ। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपने अभियान को तेज कर दिया है और इसी क्रम में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में कद्दावर नेता अजय राय को प्रदेश की कमान सौंपी है। इस बड़े बदलाव के बाद अब संगठन भी सक्रिय होता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अल्पसंख्यक विभाग अब यूपी में मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान अभियान चलाकर मुस्लिमों और दलितों को जोड़ने की कवायद शुरू करेगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अल्पसंख्यक मोर्चा संविधान बदलने की कोशिश के खिलाफ दलित और मुस्लिम समुदाय के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाएगा, जिससे 5 लाख लोगों को जोड़ने की कवायद की जाएगी। इसके लिए 1 सितंबर से 6 सितंबर तक मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस इस कार्यक्रम के जरिए ये बताएगी कि संविधान लागू होने के 4 दिन बाद ही 30 नवंबर 1949 को आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में सबको बराबरी का दर्जा देने वाले संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करने की मांग की थी। कुल मिलाकर कांग्रेस 2024 से पहले मुस्लिमों को ये एहसास दिलाना चाहती है कि मुस्लिमों की सबसे हितैषी पार्टी कांग्रेस है। लेकिन इससे पहले से ही यूपी में तमाम दल लंबे समय से अल्पसंख्यकों को साधने की कवायद कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि मुस्लिम मतदाता किस ओर जाएगा? क्या मुस्लिम वोट बैंक बट जाएगा? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले कुछ रिएक्शन है, वो आप सुन लीजिए। माइनॉरिटी कांग्रेस पिछले कई महीनों से जो हमारा ट्रेडिशनल वोट बैंक है दलित भाइयों का, उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है और चरणबद्ध तरीके से अपना काम कर रही है। पहले चरण में 3000 चाय की दुकानों पर जाकर वहां बैठकर चर्चा की गई। दूसरे चरण में 7 से 13 के बीच में जय जवाहर जय भीम के नाम से एक मतलब मिशन चलाया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको पत्र लिखा गया कि विवेक देवराय का जो आर्टिकल था कि संविधान बदल जाना चाहिए, उसका संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई हो। और अब अगला चरण है 1 से 6 सितंबर के बीच 5 लाख दलित भाइयों के यहाँ माइनॉरिटी कांग्रेस के लोग जाएंगे और उनसे हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से जिस संविधान ने उन्हें एक जगह दी, जीने का हौसला दिया, पढ़ने के लिए विद्यालय दिए, उनके जीवन को सुधारा, उस संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। तो आइए हम मिलकर इन तानाशाही ताकतों से लड़ते हैं और संविधान को बदलने से बचाते हैं। देखिए, एक अभियान उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा चलाया जा रहा है, मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान, जिसके तहत उन्होंने 5 लाख अल्पसंख्यकों को जोड़ने की बात कही। देखिए, मैं इस कार्यक्रम के लिए कहना चाहूँगा, ऐसे कार्यक्रमों से अल्पसंख्यकों पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अल्पसंख्यक पिछड़ा हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ रहा है, समाजवादी पार्टी को उसने वोट किया है। और रही बात दलितों की, तो दलित अब समझदार हो चुका है। समझदार होने के साथ साथ अब उसको कहाँ वोट करना है, किसको वोट करना है, जो उसका ठेका लेते थे, उनके वोटों का ठेका लेते थे, उनको भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है और उन्होंने मन बना लिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को वोट करेंगे, समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। और रही बात भारतीय संविधान को बचाने की, तो ये समय आने वाले लोकसभा चुनाव भारतीय संविधान को बचाने का चुनाव है, इस जालिम भाजपा सरकार को हटाने का चुनाव है। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, इस भारतीय संविधान को बचाने के लिए, हमारे संविधान को बचाने के लिए देश की जनता इंडिया महागठबंधन को वोट करेगी और इस तानाशाही भाजपा सरकार को हटाने का काम करेगी। तानाशाही सरकार को हटाने का काम करेगी, ये कहना सपा का और कांग्रेस का ये मोटो कि हम जनता के बीच जाएंगे, अल्पसंख्यकों को ये बताएंगे कि संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए वो उनका साथ दें। तो बहरहाल याद कांग्रेस को आ गई है कि अल्पसंख्यक वोटर भी एक बड़ा वोट बैंक है और वो उनके साथ एक समय जुड़ा हुआ था। लेकिन अब अल्पसंख्यकों को चाहने वाले समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं, अखिलेश जी भी सम्मेलन कर रहे हैं, मायावती जी भी हैं, बीजेपी भी पसमानदा मुस्लिमों का सम्मेलन कर रही है। तो अभी मुस्लिम वोटर कंफ्यूज है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, किसके प्यार पर हो एतबार। मिलियन मेहमानों से हमारे साथ जो चर्चा में जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं दीपक सोनकर जी। दीपक सोनकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जैसे ही बाकी लोग जुड़ेंगे उनका भी परिचय कराऊंगी। दीपक साहब, कांग्रेस एक
मिशन मोड पर काम कर रही है, जिसमें उन्होंने पहले अलग अलग जगहों पर जाकर छोटे छोटे लेवल पर उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। अब वो हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, जिसमें अल्पसंख्यकों को ये बताकर जोड़ने की कोशिश होगी, मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान, यानी जो संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कांग्रेस है और कांग्रेस के साथ अल्पसंख्यक जुड़े। आपका रिएक्शन पहला। देखिए पारुल जी, देश की जनता और प्रदेश की जनता ये जानती है कि जिस तरीके से बाबा साहब जी के संविधान को और बाबा साहब जी की मंशा को अंतिम पायदान तक जोड़ने का काम और उस अंतिम पायदान के व्यक्ति को सशक्त बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कहीं कोई संविधान का ऐसा बदलाव, ऐसा चरित्र नहीं दिख रहा। दूसरी बात, मैं तो ये कहता हूं, ये जो मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान लगाने का जो एक अभियान चलाने का काम है, जिन्होंने हमेशा से संविधान का अपमान किया, जिनकी सरकार में रहते इमरजेंसी में, वो संविधान का अपमान कहा गया जब इमरजेंसी के अंदर लोगों को जेलों में डालने का काम किया गया। और स्वाभिमान की तो बात कतई ना करें, जो अभी स्वाभिमान जनता का कितना देने का काम किया, जो देश की जनता को राक्षस बताते, जो देश की जनता के स्वाभिमान को राक्षस बताने का काम करते, और इसी स्वाभिमान से नकारने देने का काम देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर देने का कार्य किया है। और आज वो समाज फेंकने वाला नहीं है। आज मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो या अन्य समाज हो, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ बढ़ने का काम किया है, ना जाति ना धर्म को देख करके विकास की योजना से जोड़ा है, उस गरीब कल्याण की योजना गरीबों तक पहुंचाने का काम किया है, उस गरीब के घर पर उसके छत को देने का काम किया है, उसके गरीब के घर पर राशन दिलाने का काम किया है। जिस तरीके से ये कांग्रेस इस लाइन को लेकर प्रचार प्रसार कर रही है कि संविधान लागू होने के 4 दिन बाद 1949 में आरएसएस ने अपने मुखपत्र में ये बताने की कोशिश की थी कि मनुस्मृति लागू हो, संविधान को लेकर उनका रवैया अलग था। ये पॉइंट कांग्रेस लेकर जाने वाली है। वो बात अलग है कि कांग्रेस को बड़ा लेट समझ में आया 49 के बाद 2023। इस पर क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, मैं कह रहा हूं ना, इसका रिएक्शन तो जब ये जाएंगे तब उसकी जनता इनको रिएक्शन देगी। जनता ये सारे पहलुओं पर जवाब देगी कि जब जनता के बीच में जाने योग्य ही नहीं है, जनता इस बात का जवाब खुद देगी कि हमको क्यों वो तो जा रहे हैं, जगह जगह चौपाल लगा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अजय राय जी ने अपना कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। अभी उसका जवाब भी आएगा जब अब जनता ये सवाल खड़ा करेगी कि आप उत्तर प्रदेश के दलितों के हितैषी बन रहे हो, जब हनुमानगढ़ी में एक दलित के ऊपर बर्बरता तरीके से हत्या कर दी जाती है और देश के अंदर 19 दिनों के अंदर 57 से ज्यादा हत्या राजस्थान के अंदर दलितों की कर दी जाती है, तब उत्तर प्रदेश के दलित आपके लिए हितैषी। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट इसको लेकर मुझे लगता है सवाल भी होना चाहिए। पहला सवाल तो यही कि अब एहसास हो रहा है कि संविधान में बदलाव हो रहा है। ठीक है दीपक जी, रुक जाइए। जैनब जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। जैनब जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। ये बहुत देर नहीं हो गई ये समझते समझते कि बड़े चेंजेस हुए हैं। 49 में कहीं ये बात निकल कर सामने आई थी, उसको 2023 में अब आप लोग बताने जा रहे हैं मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान के साथ, लोगों से हस्ताक्षर करवा रहे हैं। और अब अगर हम जाते हैं लोगों के पास तो लोग कहते हैं चुनावी समय है और ऐसा सब कुछ चल रहा है। ये कांग्रेस पर भी, अब बाकी अन्य पार्टियों पर भी लागू होता है कि चुनाव आ गए इसलिए आपको सबकी याद आने लगी है? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। पहले तो ये समझाइए कि संविधान है क्या। 296 चुने हुए लोगों ने 3 साल में 12 सत्र करके और 167 बैठकें हुई थी, तब जाकर हमारा ये जो राष्ट्र है, जो धर्म जाति क्षेत्र और भाषा में बटा हुआ भूभाग था, उसे एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बनाया गया। और जैसे ही ये आया है उसके 4 दिन 5 दिन के पश्चात इनके जो वो है आरएसएस के, वो उन्होंने इसको न मानने का वो किया था। और ये बात कर रहे हैं कि यहाँ की वहां की, इनसे कहिए यहाँ वहां की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, ये क्या हाल क्या है देश का, ये देखिए, इनसे जाके पूछिए। मुझे तो पूछना ये भी है कि काफिला लुटा, कब लुटा, कैसे लुटा, ये सवाल अब क्यों हो रहा है? इसकी याद अब आप लोगों को क्यों आ रही है? जब हमें ये देख रहे हैं कि ये भाई को भाई से लड़ाने की, ये इमरजेंसी की बात करते थे, वो तो घोषित इमरजेंसी थी। इन्होंने अभी क्या किया हुआ है?
क्या किया हुआ इन्होंने? कोई मुंह नहीं खोल सकता है, कोई बुलडोजर की धमकियां देते हैं इनके मंत्री लोग। ये इमरजेंसी की बात करते हैं, ये तो अघोषित इमरजेंसी में हमें रखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा जनाब जी मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि ये जो मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान ये जो अभियान लेकर आप चलने वाले हैं, इससे मुस्लिम वोटर आपके समर्थन में आएंगे और मुस्लिम वोटर सपा के पास नहीं जाएंगे, बीएसपी के पास नहीं जाएंगे, पसमानदा मुसलमानों के सम्मेलन बीजेपी कर रही है वो नहीं जाएंगे, आपके पास आएंगे? ये बिल्कुल, ये भारत के साथ आएंगे, ये इंडिया के साथ आएंगे। इंडिया तो खुद ही अभी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है ना। छत्तीसगढ़ में देखिए आम आदमी पार्टी आपका विरोध कर रही है। आपसे किसने कहा? शायद आपने आज की बाइट नहीं सुनी अरविंद केजरीवाल की, या आपने सपा के लोगों की बाइट नहीं सुनी। मैं आज की आपको खबर उठाकर भेज देती हूँ मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी भूपेश सरकार का विरोध आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में कर रही है। आज की खबर मैं आपको भेज देती हूँ उठा के। जिस दिन मैडम, जिस दिन पूरी तरीके से वहां पे इलेक्शन घोषित हो जाएंगे तब की बात करिएगा। तैयारी तो सब अपनी सीटों पे करते हैं, हम भी 80 जगह की तैयारी करके जाएंगे, तभी तो अपनी साथ वाली पार्टी को हम सहयोग जब देंगे। तक सीटों का फॉर्मूला तय नहीं होता है तब हम सब अलग हैं, और जब सीटों का ऐलान हो जाएगा तब बन गई बात तो हम सब साथ हैं। यही है इंडिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता रही हूँ कि 80 सीटों पे हम जब सशक्त रहेंगे तभी अपने सहयोगी को सशक्त कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तो ये सहयोगी तो विरोध कर रहे हैं ना आपके दूसरे राज्यों में। हर राज्य में अलग अलग रणनीति के साथ इंडिया जा रहा है क्या कि नहीं इस राज्य में तुम हमारा विरोध करना, उस राज्य में हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे? ऐसा कहीं नहीं है। वहां पे वही तो मैं पूछ रही हूँ ना आपसे, अलग अलग स्टेट में अलग अलग आपकी स्ट्रैटेजी है। नहीं, बिल्कुल अलग अलग स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि वो अपना वोट बैंक हमारे साथ शेयर तभी करेंगे ना जब वो भी सशक्त होंगे। जब वो ही नहीं सशक्त होंगे तो कैसे एक दूसरे को वोट का ट्रांसफर होगा? आप बताइए मुझे। ठीक है, ये सवाल खैर मेरे डिबेट से बहुत अलग हो जाएगा अगर मैं इस पे और डीप चले जाऊंगी तो, लेकिन मेरा सवाल यही था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बात कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बात अजय राय जी आए हैं तब याद आ रहा है 49 की बात अब 2023 में दोहराई जा रही है। बाकी मेहमान जुड़ गए, जल्दी से परिचय करा देती हूँ। सैयद रजा रिजवी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रजा साहब आपका। थैंक यू। सपा से हमारे साथ डॉक्टर एस के दुबे जुड़े हुए हैं, दुबे साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रजा साहब, उत्तर प्रदेश में दोबारा से अपने आप को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने कवायद शुरू कर दी और इसमें मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान अभियान के तहत जो अल्पसंख्यक है उन्हें भी जोड़ने की कवायद कांग्रेस कर रही है। कितना फायदा इस अभियान के तहत कांग्रेस को मिलने वाला है? अजय राय जी क्या वाकई ताबड़तोड़ काम कर रहे हैं जिस तरीके से अभियानों की शुरुआत हो गई, और इसका कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि खबरें अंदर खाने तो ये भी है कि कांग्रेस को कई सीटों पर उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। देखिए, ऐसा है कि ये आपकी 2024 का जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प चुनाव है और बहुत ही शानदार चुनाव होगा, क्योंकि पूरे देश में एक दूसरे स्टाइल से चुनाव हो रहा है जी। और जो अभी सितंबर में जो सदन में लोकसभा में जो 5 दिन का सदन चलेगा, ये सदन भी बहुत लाजवाब सदन होगा और इसमें बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय निकल करके आएंगे इस देश के लिए। और हो सकता है कि देश बिल्कुल इस निर्णय से चकित हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात होती रही है, चाहे वो 2014 में बात हुई है, 2015 में बात हुई है, 2019 में बात हुई है, 2020 में बात हुई है, लेकिन उसका देखिए क्या होता है, क्योंकि डिबेट का ये आज है नहीं, इसलिए इस पर वन नेशन वन इलेक्शन पे कोई बात करनी नहीं है। डिबेट आपका तो ये है कि साहब जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों को कैसे साधेगी। देखिए, ऐसा है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो बहुत दिन तक सत्ता से दूर नहीं रह सकती है, क्योंकि हर इंसान चाहता है, चाहे वो गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे वो खलिहान का हो, वो चाहता है कि हम सत्ता से जुड़े रहें, कि जिससे हमारे जो है काम जो है वो होते रहें और हमें जो है वो फायदा मिलता रहे कि हम सत्ता से जुड़े हुए हैं। तो 9.5 साल से लेकर के मुसलमान डायरेक्ट सत्ता से नहीं जुड़ पाया और 6.5 साल तक यहाँ जो उत्तर प्रदेश की सरकार है मुसलमान सत्ता से नहीं जुड़ पाया। अब मुसलमान सत्ता से जुड़ना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समझदारी से काम शुरू किया कि साहब पसमंदा मुसलमान, उसने देखा कि पसमंदा मुसलमान की संख्या बहुतायत है, अच्छी संख्या में है। पहले उसने जो है शिया मुसलमानों को लिया, शिया मुसलमानों को लेने के बाद उसने मंत्री बनाया। आप देखिए इस वक्त कोई शिया मिनिस्टर नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी एक बार बने थे, एक बार के मतलब कई बार बने हैं वो, लेकिन वो अब बाहर हैं, कोई मिनिस्टर शिया नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई शिया मिनिस्टर नहीं है। पसमंदा समाज से जो है वो मिनिस्टर हैं दानिश अंसारी साहब। और इसी पसमंदा को देखते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के
तारिक मंसूरी साहब कुल को मिलाकर आपकी उत्तर बात का निचोड़ प्रदेश का समझे एमएलसी तो बनाया। मुस्लिम वोटर्स काफी बड़ी तादाद में हैं और मतलब आप कह सकते हैं कि ये इफेक्ट कर सकते हैं इलेक्शन को। और ऐसे में अगर सभी पार्टियां कोशिशें कर रही हैं, हम बीएसपी की बात करें, सपा की बात करें, सपा विधानसभा में थोड़ा दूरी बनाकर रखी हुई थी, फिर लोकसभा आते आते फिर उनके भी सम्मेलन शुरू हो गए। अखिलेश जी जाकर कहते हैं कि मुझे मुस्लिम परस्त कहा जाता है लेकिन मेरा साथ आप लोग नहीं देते हो। तो अब ये पॉलिटिक्स में जो चेंज आया है, सब चाहते हैं कि मुस्लिम हमारे पास आ जाए, ये इंपॉर्टेंस क्योंकि लोकसभा 18 से चुनाव को 20% देखते हुए। वोट है ना पारुल जी, 18 से 20% वोट है मुसलमानों का। और ये वोट मुसलमानों को वोट जब भी गिरता है तो एकजाई गिरता है। सपा को देखिए अभी 80% 2000 जो है वो 22 में मेले के चुनाव में मिला। कांग्रेस को उस तरीके से नहीं मिल पाया, बीएसपी को उस तरीके से नहीं मिला। बीएसपी ने बहुत कोशिश की नगर निकाय के चुनाव के अंदर, उसने आप समझिए हर जगह मेयर जो है लगभग 10 मेयर उसने जो है मुसलमान खड़े कर दिए, लेकिन नहीं जीत पाई। मुसलमानों ने नहीं वोट दिया उनको ठीक से, और ये कहना भी पड़ा। तो यही देखना है कि मुसलमानों को वोट जा किस तरह। अगर भारतीय जनता पार्टी को 9-10% वोट मिल जाता है तो उसका गुणा भाग सही हो जाता है, वो सीटें निकाल लेती है। उसको मुसलमानों का 20% का वोट नहीं चाहिए कि 100% मुसलमानों को मिल जाए। जिस विधानसभा में जिस लोकसभा में लड़ेंगे, क्योंकि 8% 9% भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चुका है। 18-20% का जो वोट बैंक है, अगर ये बट गया, अगर चलिए 8% 10% गया, बाकी बढ़ जाता है, या फिर अगर बाकी बढ़कर बीजेपी के पास आता है किसी अन्य दल को, यानी पूरा खेल इसी 10 से 20% वोटर्स पर भी डिपेंडेंट है ना। आप एक पार्ट इसको निकाल कर देख लीजिए। तो खैर, एसके दुबे साहब, सबको पसंद है मुसलमान, लेकिन मुसलमान को कौन सा दल पसंद है ये नहीं कहा जा सकता। अब सभी हैं कि आइए हमारे पास। अखिलेश जी तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि कह रहे हैं कि हमें आरोप लगते हैं कि हम मुस्लिम परस्त हैं और मुस्लिम हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। यानी सबको, अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, 20% सबको याद आ रहा है। कांग्रेस भी कुछ ऐसे ही। देखिए, वोटर कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसमें भी अन्य जातियों के लोग हों, जो भी वोटर है, सभी पार्टियां चाहती हैं कि उनके पास आए। ठीक है, कब सबका भी राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हो गई कि जात के सम्मेलन होने लगे, धर्म के सम्मेलन होने लगे। ठीक है, ये एक वे है, आज की राजनीति का एक सिस्टम बन गया है कि अपने अपने तरीके से लोग उसको अपने पास लाना चाहते हैं। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि सामने वाला अब आपको एक्सेप्ट करता है कि आपके नहीं लिए बुराई नहीं है, लेकिन वोटर तो ठगा जा रहा है ना कि आपने 4 साल तो याद नहीं किया, अभी चौथा साल खत्म होने पर है, 5वां साल चालू होने पर है, तो आपको याद आ रही है। वो तो ठगा जा रहा है। मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी का एक अभिन्न अंग रहा है। इसमें कोई तो इसको आप भी डिराइव नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर आज भी मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ है और वो रहेगा, उसको उम्मीदें हैं। तो वोट परसेंट कम हो गया ना। अभी रजा साहब ही तो बता रहे थे पिछली बार आपका वोट परसेंट मुस्लिम वोटर्स काफी कम हुए आपके। देखिए कभी कभी फ्लक्चुएशन आता है, ठीक है, कभी ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ, ये भी सच है कि जो फ्लक्चुएशन होता है वही सरकार बना देता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब चूंकि सब लोग पहले बात, अब देखिए ये परिस्थिति देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव जो भी गया उसमें कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था आपने? नहीं, हमने जो टिकट दिया था वो आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि हमने मेरे को नहीं पता, मेरे दर्शकों को नहीं पता, आप बता दीजिए संख्या कितनों को दिया। सुनिए, लेकिन हमने जितने टिकट दिए हैं मेजोरिटी जीत के आए। आप ये भी तो देखिए, चाहे हमने लोकसभा में दियो हो, चाहे हमने उसमें दियो। परसेंटेज वाइज या आप जाति भेद और इन सब की बात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे बता दीजिए कि आपकी पार्टी ने कितने टिकट दिए थे। जीत का तो मैं पूछ ही नहीं रही हूँ आपसे। नहीं, अरे वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी हमने टिकट दिए हैं, लेकिन दूसरे की मात्रा में तो हमने दिए, उनकी संख्या के हिसाब से दिए। अभी यही सिस्टम बन गया कि हमारी एक कमेंट रजा साहब आप कर दीजिए इस पर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो यही कहते हैं ना कि जिस संख्या के हिसाब से आप करिए। केंद्र सरकार तो यही तो बोल रहे कि प्रेम जो उमड़ कर आ रहा है। विधानसभा चुनाव में तो खबर थी कि एक मुस्लिम कार्यकर्ता के बगल में बैठना तक अखिलेश जी ने पसंद नहीं किया था। रजा साहब मैं गलत हूं क्या? ये नहीं, मंच पे नहीं बैठाते थे, यही सही था, क्योंकि अखिलेश जी का ये चल गया था कि साहब ये समाजवादी पार्टी जो है मुसलमानों की पार्टी है। तो अखिलेश ने इसको जरा से धोने के लिए कि साहब ये समाज में मैसेज न चला जाए कि समाजवादी पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि भाई सब मुसलमानों की ही पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी है,
तो अखिलेश ने ये दाग तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस बात को धुलने के लिए उन्होंने मंच पे जो है वो अपने साथ मुसलमानों को नहीं बैठाया, दूर रखा। स्पीच में बहुत जगह जो है उनको स्पीच देने के लिए नहीं रखा मुसलमानों को कि साहब ये मैसेज न जाए, लेकिन ये कोशिश किया उन्होंने। और आप देखिए कि जो पेट्रोल पंप, साहब आपसे ले लेती हूँ, रजा साहब हैं आपके क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुस्लिम पत्रकार हैं, वो ये बातें कह रहे हैं। आप आ गए क्या? 32 MLA जो है वो अपने आप आ गए क्या? MLA मैं मुस्लिम वोटर्स की बात कर रही हूँ। आपकी सोच मुस्लिम वोटर्स को या मुस्लिम कार्यकर्ता को लेकर अब जो बदली है उस पर बात कर रही हूँ, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आपको उसको नहीं बिठाया, उन्हें उसको नहीं बिठाया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जब 2012 में सरकार थी, DP यादव जैसे लोगों को नहीं लिफ्ट दिया, तो उसके वो नहीं दिया, गुंडे मवालियों को नहीं दिया। तो इसका मतलब अभी आप ये कहें कि नहीं पूरे यादव समाज को ऐसा हो गया। आइए दीपक जी, समय कम है, आप छोटा कमेंट कीजिएगा। दीपक जी क्या लीजिए। देखिए पारुल जी, जिस तरीके से चर्चा से समझ में आता है कि किस तरीके से मुस्लिम भाइयों को अपनी तरफ करने की होड़ हर पार्टी की दर्शाई देने का काम हाँ, जो गठबंधन में ईमानदारी वाली बात है। हाँ, ठीक है। देखिए, मगर मैं दूसरी बात तो ये है कि वो मुस्लिम समाज के लोग और जो उनके ठेकेदार बनते थे, जो उनकी दुकानें चलाते थे, वो आज सब दुकानें बंद हुई। वो जनता जिनको योजना का लाभ मिला है, जिनको आवास मिला है, जिनको राशन मिला है, जिनको किसान निधि मिली है, उसमें कोई जाति और धर्म का भेद नहीं करा है। और आज चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो परफॉर्मेंस के आधार पर निर्णय कर रहा है। क्यों जनसभाएं और ये सम्मेलन करने पड़ रहे हैं? अपराधियों से परेशान हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, सिख भी था, ईसाई भी था। नहीं, योजनाएं आपने गिना दी, उनका फायदा गिना दिया, फिर क्यों जनसभाएं और ये पसमानदा सम्मेलन ये सब करने को मजबूर होना पड़ रहा है? देखिए पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो अपने संगठन की कार्य योजनाओं को लगा करके लगातार चलता है। 365 दिन 12 महीना अगर कोई कार्यकर्ता काम करने वाला है जो जनता के बीच में रहता है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और ऐसे क्रियाकलापों को लगातार संगठन के स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, समय कम है, छोटा सा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, समय कम है सर। जैनब जी बोल लीजिए। हाँ जी जैनब जी बोलिए जल्दी, समय कम है मेरे पास। इनका कार्यकर्ता 365 दिन इसलिए काम कर रहा होता है क्योंकि उसे नफरत फैलाना होता है, और दूसरे सरकार में ये है तो काम तो यही करेंगे ना। आदरणीय बहन जी, नफरत कितनी आपने फैलाई उसका जवाब प्रदेश की जनता लगातार आपको दे रही है। 32 वर्षों से उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको नकारा है। और आप जिस संविधान की बात कर रही थी, वो दलितों की बात कर रही थी। क्या राजस्थान के दलित आपके लिए नहीं हितैषी है? क्या छत्तीसगढ़ के दलित आपके लिए हितैषी नहीं है? तो जो आप बात कर रही है, दूसरी बात जब बाबा साहब जी की मंशा को ठुकराया जाता था, जब बाबा साहब जी की मूर्तियों को, हर राज्य में राजनेताओं की रणनीति कुछ अलग है मिजाज सियासत कुछ अलग है। अब याद आ रहे हैं मुसलमान, क्योंकि चुनाव का समय है, 20% वोट जो चाहिए। आलम कुछ अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय इजाजत नहीं देता, वरना हम इस चर्चा को और आगे लिए जाते। अल्पसंख्यकों की तरफ कांग्रेस अपना हाथ बढ़ाते हुए अजय राय जी आ गए हैं। कुछ नई उम्मीदें आई हैं कांग्रेस के अंदर, कुछ नई कोशिशें की जा रही हैं, और कोशिश ये भी कि पिछले रूठे हुओं को मना लिया जाए, यानी जो कार्यकर्ता या जो वोटर्स जिन पर अब तक ध्यान नहीं दे पा रहे थे उनको मना लिया जाए। तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। कांग्रेस के साथ ये भी परेशानी है। अब पूछ लीजिए तो परेशान हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। अब बताइए भला, यहाँ हम साथ साथ हैं, छत्तीसगढ़ में हम अलग अलग हैं, वहाँ विरोध हो रहा है, एक दूसरे को आपका विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है कांग्रेस का, और वहीं कहीं और स्टेट में चले जाइए तो दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पर चुप बैठे हुए हैं। तो ये राजनीति है, और राजनेता चुनावी समय में बहुत अलग अलग चीजें करते हैं। अब वोटर कितना समझदार है, खासतौर पर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुस्लिम वोटर्स को सभी चाहते हैं लोकसभा चुनाव में, और जब ये वोट करेंगे तो किसके पक्ष में करेंगे, बटेंगे या साथ जाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिसके पास भी जाएंगे कहीं परेशानियां बढ़ जाएंगी या फिर कहीं घट जाएंगी, ये कह सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।